बिस्मिल्लाह। अच्छा जी, चलें बस जी, एग्जाम्पल 16 तक मैंने रिक्वेस्ट की थी, पढ़ लीजिएगा। चलें आगे चलते हैं। लोन फ्रॉम बैंकिंग कंपनी, ये बिल्कुल उसी तरह है जिस तरह अभी हम पीछे पढ़ के आए हैं कि अगर एक लेंडर आपको लोन दे रहा है, अगर एक लेंडर आपको लोन दे रहा है और पार्टनरशिप के प्रॉफिट का शेयर ले रहा है, तो जरूरी नहीं कि वो आपका पार्टनर बन रहा हो, वो एक्सेप्शन क्लॉज में फॉल कर सकता है। सो पढ़ता हूं इसको जल्दी से। कहते हैं द पार्टनरशिप एक्ट 1932 शैल नॉट अप्लाई टू अ रिलेशनशिप by an agreement between a banking company and a person or a group of person providing for sharing of profit and loss। मतलब बैंकिंग कंपनी यानी वही लेंडर हो गया, ठीक है, आपकी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जब लोन प्रोवाइड कर रही है किसको, ग्रुप ऑफ पर्संस को यानी पार्टनरशिप को, ठीक है, तो वो कहता है वो एग्रीमेंट जो उन दोनों के दरमियान हो रहा है, लेंडर और बोरोवर के दरमियान, वो पार्टनरशिप एक्ट में फॉल नहीं करता, ठीक है। अराइजिंग फ्रॉम और रिलेटिंग टू द प्रोविजन बाय बैंकिंग कंपनी ऑफ फाइनेंस टू सच पर्सन और ग्रुप ऑफ पर्सन। कहते हैं ये जो कॉन्ट्रैक्ट अराइज हो रहा है, ये जो प्रोविजंस क्रिएट की जा रही हैं बैंकिंग कंपनीज ऑर्डिनेंस के अंदर, ठीक है, बैंकिंग कंपनी के दरमियान और आपकी पार्टनरशिप के दरमियान, इसमें हो क्या रहा है, ये फाइनेंस प्रोवाइड कर रहे हैं और ये अपने प्रॉफिट का शेयर दे रहे हैं। कहते हैं ऐसा कर देने से ये पार्टनरशिप बिल्टअप नहीं हो रही। प्लीज एग्जांपल 17 जल्दी देखिए एक दफा। सॉरी, नहीं ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं होता, बहुत रेयर केस है क्योंकि ऐसा होता नहीं है। एग्रीमेंट हो जाए तो एक अलग बात है, ऐसा होता नहीं है। आप जब परसेंटेज निकालते हो ना हिस्ट्री को बेस बना के, देखो आप गौर करो, आप जब परसेंटेज निकालते हो कि मैं कितने परसेंट प्रॉफिट लूंगा इस फाइनेंस के अगेंस्ट, तो आप हिस्ट्री को बेस बनाते हो, मे बी 5 ईयर्स, मे बी 3 ईयर्स का एवरेज प्रॉफिट ले रहे होते हो, मतलब नेट ऑफ लॉसेस। तो फिर उसके बाद ये कॉन्सेप्ट बचता नहीं कि मैं लॉस नहीं लूंगा, मैं प्रॉफिट लूंगा, आप ऑटोमेटिकली उसको काउंटर कर चुके होते हो। मेरी बात समझ पाए हो? आपने एवरेज प्रॉफिट लिया ना सालों का, उसमें लॉसेस भी थे, नेट ऑफ हो गए, सो आप उसी स्टेज पे आगे होते हो कि लॉसेस भी होंगे तब भी आपका उतना शेयर बन जाएगा जितना आपने कैलकुलेट किया जी। नेक्स्ट पॉइंट वही पुरानी बात है, रिलेशनशिप ऑफ अ पार्टनरशिप अराइजिंग फ्रॉम अ कॉन्ट्रैक्ट। हमने पढ़ा था कि एग्रीमेंट से होना चाहिए, स्टेटस से नहीं होगा। फैमिली बिजनेस ज्वाइन कर लिया है, इनहेरिटेंस में बिजनेस मिल गया है, ये पार्टनर नहीं बनते आप इस तरीके से। ये बात पढ़ी थी, वही बात दोबारा उसने यहाँ पे लिख दी। एग्जाम्पल 18 पढ़िए जल्दी से प्लीज। जी जी बिल्कुल हो सकती है, ओरल हो सकती है, हाँ ओरल हो सकती है, ओरल हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है जी, क्यों नहीं हो सकती, एक्सप्रेस और इम्प्लाइड दोनों हो सकती हैं जी बेटे। एग्जाम्पल 18 या 14? अच्छा, अ कस्टमर इज नॉट अ पार्टनर ऑफ द बैंक इन विच ही हैज प्रॉफिट और लॉस शेयरिंग अकाउंट। बेटा देखो आपके पास बैंक की तरफ से मल्टीपल अकाउंट्स ओपन करने की ऑप्शन है, करंट अकाउंट भी है, पीएनएस सेविंग अकाउंट जिसे ये लोग कहते हैं, जिसके ऊपर ये पैसों के ऊपर इंटरेस्ट भी देते हैं, फिर एक फिक्स डिपॉजिट का अकाउंट भी है जिसके अंदर आप 3 साल के लिए 5 साल के लिए फिक्स कर देते हो अपने पैसे और उस पर इंटरेस्ट मिलता है आपको। तो कहते हैं ये जो रिलेशनशिप है एक बैंकर का विद अ कस्टमर, ये कोई पार्टनरशिप रिलेशनशिप नहीं है। वही बात है, वही बात है, मुख्तलिफ अंदाज से आपको सजेस्ट कर रहा है कि किस किस किस्म की जो रिलेशनशिप है वो पार्टनरशिप नहीं हो सकते, ठीक है। गुमान ऐसा ही आता है शेयरिंग हो रही है, देखो ना शेयर ही कह रहे हैं ना बैंक कहता है जनाब आप पैसे रखवाएं, मैं आपको मंथली से मैं कहता हूँ 9% इंटरेस्ट दूंगा पर मंथ, सपोज पर एनम होता है वैसे, पर एनम दूंगा। सो इनफैक्ट एक रिलेशनशिप एक शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट ही है ना। अब कहने को तो ये देखने में शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट है, और अगर एक एलिमेंट पे फैसला करना हो तो हम कह देंगे ये पार्टनरशिप है, लेकिन एक एलिमेंट पे फैसला होना नहीं ना, हमारे पास 5 एलिमेंट्स हैं फैसला करने के लिए, ठीक है जी। असूलन आफ्टर टैक्स होता है, आफ्टर टैक्स, पहले टैक्स से पहले क्यों? देखो आप जब पार्टनर बन जाते हो ना, पार्टनर, तो आप लास्ट नेट प्रॉफिट का शेयर लेते हो। नहीं वो तो फिर इंटरेस्ट के तौर पे लेगा, वो तो इंटरेस्ट, वो तो आपका बर्डन है, वो आपका बर्डन है। अगर आप ये कह रहे हो कि अगर बैंक ने जिसको ये लेंडिंग सिचुएशन है और बैंक आपसे 20% प्रॉफिट ले रहा है, तो इनफैक्ट वो नाम चेंज किया है, ठीक है, काम तो वही है इंटरेस्ट वाला, तो आप इसे अपना बर्डन ही समझोगे, फाइनेंशियल बर्डन, ठीक है, फिर वो अप्रोप्रिएशन नहीं होती, फिर वो अप्रोप्रिएशन नहीं है। डिपेंड करता है कि बैंक ने आपके साथ तय क्या, नहीं देखो डिपेंड करता है बैंक ने आपके साथ तय क्या किया है। मैं नेट प्रॉफिट की बेस पे आपसे परसेंटेज लूंगा कि बिफोर टैक्स की बेस पे लूंगा,
इट्स डिपेंड्स ऑन एग्रीमेंट, ठीक है ना। मैंने पिछले 5 सालों का रिकॉर्ड निकाला है, मैं नेट प्रॉफिट के ऊपर बेस करके अपनी परसेंटेज बनाई है या प्रॉफिट बिफोर टैक्स पे अपनी परसेंटेज बनाई है, मैटर करेगा ये बात। चलो जी बेटे 18 पढ़ दूं एक दफा। इन पर्टिकुलर द मेंबर ऑफ अ हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली कैरिंग ऑन अ फैमिली बिजनेस एज सच, यानी एक फैमिली बिजनेस चल रहा है एज सच, और आप अच्छा बुर्मीज बुद्धिस्ट हस्बैंड एंड वाइफ, ये उनका कोई रीजन होना है, मुझे नहीं पता इन्होंने कहां से कॉपी किया है। एंड वाइफ कैरिंग ऑन अ बिजनेस एज सच आर नॉट पार्टनर इन सच बिजनेस। बेटा एक्चुअली में समझाना ये चाह रहा है, फैमिली बिजनेस है, उसको ज्वाइन कर रहा है उसका हस्बैंड, तो इनफैक्ट ऐसा कर देने से वो पार्टनर नहीं बनने वाला। तो वो कहता है ऑल्दो दे आर कैरिंग ऑन बिजनेस टुगेदर, बेशक वो फैमिली का बिजनेस ज्वाइन कर चुका है, बट द रिलेशनशिप बिटवीन देम हैज नो अराइजन फ्रॉम द कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, पार्टनरशिप नहीं है। क्वेश्चन नंबर 1 एक दफा प्लीज पढ़िए जल्दी से। ये स्प्रिंग, ये पास पेपर का क्वेश्चन है, स्प्रिंग 2014 का क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट ए, स्प्रिंग 2014 क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट ए। जरा देखें, आसान सा सवाल नहीं है। क्या पूछी हुई है? वही कि कौन कौन प्रॉफिट का शेयर ले भी ले तो पार्टनर नहीं बनता। जरा देखिए जल्दी से। डन? सॉल्यूशन पढ़ने की जरूरत नहीं है, सिर्फ क्वेश्चन को समझें। जी डन? क्वेश्चन प्रैक्टिस क्वेश्चन 3 पे आइए जरा एक दफा दोबारा। ये है ऑटम 2017 का पास पेपर, ऑटम 2017 का पास पेपर, क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट ए। देखिए दोबारा, क्वेश्चन पढ़िए। वही बात दोबारा पूछी हुई है, वही लिस्ट दोबारा पूछी हुई है। चलो प्रैक्टिस क्वेश्चन 5 पे आओ तो देखो एक दफा। प्रैक्टिस क्वेश्चन 5 पे सेम क्वेश्चन दोबारा पूछा हुआ है, डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन, तो उसका काफी फेवरेट रहा हुआ है, ठीक है। अच्छा, अब इसमें प्रैक्टिस क्वेश्चन 2 और 4 जो है ये रिफ्लेक्शन है, मतलब पास पेपर का क्वेश्चन नहीं है, ये पास पेपर की रिफ्लेक्शन है, नाम चेंज कर लिए लेकिन फैक्ट्स वही हैं, ठीक है। सो ये 2 पास पेपर के क्वेश्चन है। अच्छा जी, प्लीज एक काम करते हैं, प्रैक्टिस क्वेश्चन 2 अभी करते हैं। प्रैक्टिस क्वेश्चन 2 पढ़िए, सोल्यूशन ना पढ़िएगा प्लीज सिर्फ जी, प्रैक्टिस क्वेश्चन 2 पढ़िएगा। सोल्यूशन को सजेस्ट कीजिएगा प्लीज, सोल्यूशन मत पढ़िएगा। नाम है बेटे, लैरी पढ़ लो, लारी पढ़ने शुरू हो गए, लैरी पढ़ लो जी। पढ़ लिया सबने सवाल? क्या पूछा उसने? एनालाइज द, पढ़ लेते हैं जी। मुनाफा हो सोल प्रोप्राइटर है, एंगेज इन द बिजनेस ऑफ सेलिंग कुकिंग ऑयल टू होलसेलर्स, ठीक है जी। एग्रीड टू एडमिट लैरी इन हिज बिजनेस ऑन द फॉलोइंग टर्म, इस बंदे को ऐड कर रहा है बिजनेस के अंदर, पहले सोल प्रोप्राइटर था। दैट लैरी शैल नॉट ब्रिंग एनी कैपिटल, कोई कैपिटल नहीं लेके आएगा, तो क्या कोई कैपिटल लाना जरूरी है? नो। एंड शैल नॉट लायबल फॉर एनी लॉस टू द फर्म, क्या लॉस लाजमी शेयर करना जरूरी है? नो। हाउएवर ही शैल बी एंटाइटल्ड टू रिसीव 150,000 ऑन इंट्रोड्यूसिंग एनी न्यू क्लाइंट टू द बिजनेस, कोई नया क्लाइंट लेके आएगा 1.5 लाख रुपया बेनिफिट मिलेगा, कमीशन जिसे कहते हो। शेयर 40% ऑफ द प्रॉफिट, 40% प्रॉफिट भी दूंगा। एंड हैव द राइट टू एक्सरसाइज ऑल द पावर्स ऑफ अ पार्टनर इन द फर्म, और जो पार्टनर्स के पास पावर है वो एक्सरसाइज भी करेगा। एनालाइज द अबव सिचुएशन एंड एडवाइज वेदर अ पार्टनरशिप इज कॉन्स्टिट्यूटेड बिटवीन मुनाफ एंड लैरी अंडर द प्रोविजन ऑफ पार्टनरशिप एक्ट 1932। जी एग्जिस्ट करती है? बिल्कुल एग्जिस्ट करती है। बात समझ आती है? एग्रीमेंट हो रहा है, टर्म्स कुछ भी हो सकती हैं, म्यूचुअल एजेंसी का रिलेशनशिप भी एग्जिस्ट करता है, क्योंकि यहां से देखें ऑल द पावर्स ऑफ अ पार्टनर, तो म्यूचुअल एजेंसी का रिलेशनशिप भी एग्जिस्ट करता है। और ये टर्म कोई भी ऐसी नहीं है जिसमें हम ये कहें कि नहीं नहीं ये तो पार्टनरशिप नहीं बनती,
ठीक है, एक पार्टनर को इवन के सैलरी भी दी जा सकती है, वैसे बाय डिफॉल्ट सैलरी नहीं होती पार्टनर की, लेकिन मैं कहूं अगर 3 पार्टनर हैं एक्स वाई जी और सारा बिजनेस एक्स ने संभाला हुआ है, वाई और जी एंजॉय कर रहे हैं, सिर्फ साइलेंट है या स्लीपिंग पार्टनर है, अभी नहीं पड़ा, एक्स एक्टिव पार्टनर है, तो वो सैलरी भी ले सकता है, तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है अगर पार्टनर बाकी सारे एग्री कर लें। जी बेटे, कोई क्वेश्चन था? जी जी, डायरेक्टर्स हैं वो कंपनी के स्टेटस में है, तो हम बाकी सेंटेंस को देखते ये assume कर सकते हैं हम ये लाइन इतनी पावरफुल है कि ये हमें सजेस्ट करिए कि वो जो बाकी एलिमेंट्स हैं जिसमें, हाँ अगर इसके बगैर यही क्वेश्चन आ जाए तो क्या हम इसे assume करेंगे कि फिर आपको क्वेश्चन के अंदर डिप्लोमेटिकली आंसर करना पड़ेगा कि मैं अज्यूम करूं कि इसमें अगर म्यूचुअल एजेंसी का रिलेशनशिप एग्जिस्ट करता है तो देन बाकी कोई टर्म्स में कोई प्रॉब्लम नहीं, ये पार्टनरशिप है। अपने आंसर को थोड़ा सा मॉडिफाई कर लोगे अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। चलें जी प्लीज। अच्छा, बाकी एक प्रैक्टिस क्वेश्चन आप होमवर्क के तौर पे करेंगे बेटे, बहुत आसान सा ही है, प्रैक्टिस क्वेश्चन 4, ठीक है जी। चलें आगे आते हैं जी टाइप्स ऑफ पार्टनरशिप के ऊपर। जी बेटे, डिफाइन करेंगे क्यों? मतलब नहीं उसके अंदर ये उसका कॉन्सेप्ट बिल्ड करेंगे जो भी आपने उनको कहा ना म्यूचुअल एजेंसी टू 5 पॉइंट। मैंने उसे कहा कि अगर क्वेश्चन आपको ओपन एंड छोड़ देता है तो आपको उसे क्लोज करना पड़ेगा एक तरीके से, कि बताना पड़ेगा कि अगर ये कंडीशन पूरी हो जाती है देन ये पार्टनरशिप कॉन्स्टिट्यूट हो जाएगी। चलें जी, टाइप्स ऑफ पार्टनरशिप। अच्छा, पहले हम टाइप्स पढ़ लेते हैं, फिर टाइप्स ऑफ पार्टनर्स भी पढ़ेंगे इसी चैप्टर में। टाइप्स ऑफ पार्टनरशिप, 2 तरह की पार्टनरशिप आपके सामने डिफाइंड है, पर्टिकुलर पार्टनरशिप और पार्टनरशिप एट विल। पर्टिकुलर पार्टनरशिप क्या होती है बेटा? देखो, अगर पार्टनरशिप की ड्यूरेशन डिफाइंड है या फिर पर्पस डिफाइंड है, यानी से मैं कहता हूं 3 सालों के लिए पार्टनरशिप की गई है और 3 सालों के बाद पार्टनरशिप खत्म हो जाएगी, या फिर एक पर्पस है कि कोई पर्पस अचीव हो जाएगा और पार्टनरशिप खत्म हो जाएगी। मतलब अगर आप ये रोड कंस्ट्रक्शन देखो, ये जो ऑरेंज ट्रेन का जो सारा प्रोजेक्ट था, ये मुख्तलिफ पार्टनरशिप्स ने आपस में मिलकर किया हुआ कि भाई जो ही ये प्रोजेक्ट खत्म होगा हमारी पार्टनरशिप खत्म हो जाएगी। मेरी बात समझ पा रहे हो? ऐसे कॉन्ट्रैक्ट्स हुए हुए इनके आपस में कि जो ही ये प्रोजेक्ट खत्म हमारा, से मुझे प्रोजेक्ट मिला है, ऐसे एज्यूम करता हूं मुझे से कहां से कहां तक की है कोई से, मैं कहता हूं चलें जी इस्लामपुरा से अली टाउन तक, ये एरिया मेरे पास है, मैंने पार्टनरशिप कर ली किसी के साथ कि जो ही ये कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो जाएगी, ये प्रोजेक्ट कंप्लीट होगा, पार्टनरशिप डिसॉल्व हो जाएगी, उसके बाद हम पार्टनर्स नहीं रहेंगे, थ्रू एन एग्रीमेंट, थ्रू अ रिटन एग्रीमेंट, और जो प्रॉफिट आएगा वो हम शेयर कर लेंगे। मेरी बात समझ पा रही है? क्योंकि हो सकता है किसी के पास रिसोर्सेज हो और किसी के पास पैसा हो, प्रोजेक्ट मुझे मिला हो, मेरे पास इंजीनियर्स नहीं है, ये वो कंपनी है कंसल्टेंसी कंपनी जिसके पास इंजीनियर की भरमार है, तो मिलके कर लेते हैं, प्रॉफिट शेयर कर लेंगे कोई किसी भी रेशियो में जिसमें बेहतर समझेंगे। बात समझ पा रहे हो? तो ऐसी पार्टनरशिप को कहते हैं पर्टिकुलर पार्टनरशिप, जिसमें या तो ड्यूरेशन डिफाइंड है या पर्पस डिफाइंड है, 3 सालों की, 5 सालों की, और जो ही ये पर्पस अचीव हो गया या ड्यूरेशन खत्म हो गई, पार्टनरशिप ऑटोमेटिकली डिसॉल्व हो जाएगी उस डेट से। इज दैट क्लियर? मेरी बात समझ पाए हो? अच्छा, दूसरी पार्टनरशिप क्या है? हर साल क्यों आता रहेगा? प्रोजेक्ट खत्म, हर साल क्यों प्रॉफिट आना है? बेटा कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट है, क्यों कंस्ट्रक्शन से क्यों आना? आप टूल प्लाजा थोड़ी बना रहे हो मतलब कितना अर्न करेगी ट्रेन? यार, ये आपस में डिपेंड करता है ना। नहीं, ट्रेन क्या, आपने टिकटें बेचनी है? जितना लोग इस्तेमाल करेंगे आपको नहीं, आपको गवर्नमेंट का कॉन्ट्रैक्ट मिला है कि आप ये ट्रेन का ट्रैक बना दो, आपने वो बना के उनके हवाले कर देना, बात खत्म, गवर्नमेंट से पैसा ले लेना। आपने टिकटें कौन सी बेचनी है? आपको मैं ट्रेन का प्रोजेक्ट नहीं दे रहा, आपको मैं कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट दे रहा हूं, वो जो ट्रेन का ट्रैक बन रहा है। अजीब बंदे हो तुम लोग। अच्छा, सो डिसॉल्व हो जाएगी ऑन द कंप्लीशन ऑफ द पर्पस या ड्यूरेशन, जो ही पर्पस या ड्यूरेशन खत्म हो गया ऑटोमेटिकली डिसोल्यूशन। अच्छा, दूसरी बात पार्टनरशिप एट विल। मतलब पार्टनरशिप विल क्या है भाई? जो पर्टिकुलर नहीं है, आसान सी बात, जो पर्टिकुलर पार्टनरशिप नहीं है, ना ड्यूरेशन डिफाइन है ना पर्पस डिफाइन है, चलती रहेगी, एक के बाद एक प्रोजेक्ट पकड़ती रहेगी जब तक है, हाँ सही बात है, जब तक आपस में बनी हुई है उनकी, जिस तरह एक लॉ फर्म है, चलती रहेगी, प्रोजेक्ट्स आते रहेंगे, नए क्लाइंट्स आते रहेंगे, पार्टनर उनके शेयरिंग करते रहेंगे प्रॉफिट। लेकिन एक एडिशनल फीचर होता है डिसोल्यूशन का। एडिशनल फीचर क्या है? अब नाम से जाहिर है, विल, मर्जी,
तो किसी एक पार्टनर की मर्जी पे भी पूरी फर्म डिसॉल्व हो जाती है, किसी एक पार्टनर की विश के ऊपर। यूजुअली ये फीचर रिस्ट्रिक्ट कर दिया जाता है पार्टनरशिप बनाते हुए कि भाई जब भी डिसॉल्व करेंगे मिलके डिसॉल्व करेंगे, कॉन्सेंट ऑफ ऑल द पार्टनर्स के साथ डिसॉल्व करेंगे, उसे कहते हैं जर्नल पार्टनरशिप। ठीक है, जिसमें ये फीचर खत्म कर लिया जाएगा। अगर ये पार्टनरशिप में ये फीचर मौजूद है कि एक्स वाई जी में से कोई एक पार्टनर जब चाहेगा पूरी फर्म को डिसॉल्व कर देगा, जिस वक्त चाहेगा, एक नोटिस देगा और फर्म डिसॉल्व, तो समझ लें ऐसी पार्टनरशिप कौन सी है? पार्टनरशिप एट विल। मेरी बात समझ आई? तो दो तरह की पार्टनरशिप है, पर्टिकुलर पार्टनरशिप और पार्टनरशिप एट विल। पर्टिकुलर में क्या है? जो ड्यूरेशन डिफाइन है या पर्पस डिफाइन है, और अगर ऐसा कोई चीज नहीं है तो पार्टनरशिप एट विल कहलाएगी, लेकिन उसका एक फीचर मौजूद होना चाहिए, और वो फीचर है कि कोई एक पार्टनर भी चाहे एक्स वाई जी में से, वो फर्म को नोटिस देगा और फर्म डिसॉल्व कर देगा। मेरी बात समझ आई? अच्छा, भाई नहीं चाहता वो चलाना, वो कहेगा फर्म डिसॉल्व करो, खत्म करो फर्म, और सबको माननी पड़ेगी। डीड खत्म ही होगी, डीड रिवाइज क्या होनी है बेटे? तो वो दोबारा से एग्रीमेंट करके नई पार्टनरशिप बिल्ड करेंगे वाई और जी। मेरी बात समझ आई है जी? अगर वाई जी चाहते हैं कि वो भी अपनी पार्टनरशिप चलाते रहें, तो वो दोबारा से एक नई पार्टनरशिप एग्रीमेंट करेंगे और नया बिजनेस चलाएंगे। अच्छा, मैं ये कह रहा हूं कि एक्स वाई जी में से सपोज एक्स चाहता है कि वो डिसॉल्व कर दे फर्म को, तो वो एक नोटिस देगा। ऑब्वियस बात है, डिसॉल्व करना चाहेगा तो एक लीगल नोटिस भिजवा देगा कि भाई डिसॉल्व करो। सपोज अज्यूम करें नोटिस की डेट कुछ ऐसी लिखी हुई है, आज डेट क्या बेटे? 11 अगस्त 2022, और वो कहता है विद इफेक्ट फ्रॉम से 31 अगस्त दिस पार्टनरशिप विल डीम्ड डिसॉल्व्ड। नीचे मैंने सलमान ने अपने साइन कर दिए। विद इफेक्ट फ्रॉम 31 अगस्त दिस पार्टनरशिप विल डीम डिसॉल्व्ड। अब मुझे बताओ किस डेट पे पार्टनरशिप डिसॉल्व हो जाएगी? 31 अगस्त पे। मैंने क्लियरली नोटिस के अंदर मेंशन कर दिया कि किस डेट से डिसोल्यूशन होनी है, और चूंकि एक्स की विल के ऊपर है, सॉरी सलमान लिख दिया, सॉरी यार मैं बातें, एक्स की विल के ऊपर है तो एक्स ने डेट स्पेसिफाई कर दी। व्हाट इफ वो डेट स्पेसिफाई ना करे, तो फिर इसका मतलब है आप ये कहना चाह रहे हो कि डेट ऑफ नोटिस ही डेट ऑफ डिसोल्यूशन बन जाएगी, यही कहना चाह रहे हो? कि उसी दिन से मुराद तो यही है ना कि फिर डेट ऑफ नोटिस ही डेट ऑफ डिसोल्यूशन। इसका मतलब मैं दो बातें समझाई हैं। नोटिस के अंदर अगर डिसोल्यूशन की डेट मेंशन्ड है तो उस डेट से डिसॉल्व हो जाएगी, और अगर डेट मेंशन नहीं है तो फिर जो नोटिस की डेट है वही डेट ऑफ डिसोल्यूशन है। राइट्स लायबिलिटीज खत्म, कोई पार्टनर नहीं रहे अब। इज दैट क्लियर? और ये नोटिस कौन दे रहा है? जो डिसॉल्व करना चाह रहा है, और अगर इसकी विल पे ऊपर है तो फिर इसी पार्टनरशिप को आप कह रहे हो पार्टनरशिप एट विल। क्लियर? यहां तक समझ आ गई? अगर पर्टिकुलर पार्टनर, एक लास्ट बस छोटा सा पॉइंट फिर पढ़ते हैं। एक पर्टिकुलर पार्टनरशिप है जिसमें ड्यूरेशन स्पेसिफाइड है या फिर पर्पस स्पेसिफाइड है, राइट? अगर इसके बाद ड्यूरेशन मुकम्मल होगी, ये 3 साल के लिए बनी थी, 3 साल बाद भी आप अच्छे लगे और आपके साथ काम करना चाहते हैं आगे भी, तो कंटिन्यू कर सकते हैं जी, बिल्कुल कंटिन्यू कर सकते हैं। लेकिन फिर वो पर्टिकुलर पार्टनरशिप नहीं कहलाएगी, वो ऑटोमेटिकली क्या बन जाएगी? पार्टनरशिप एट विल विद अ फीचर, एडिशनल फीचर ऑफ डिसोल्यूशन। इज दैट क्लियर? अब बेटी पढ़े मेरे लिए। बेटा पहले पर्टिकुलर पढ़ दो, पहले पर्टिकुलर पढ़ दो। नीचे वाला पॉइंट। Any particular adventure or undertaking or for a specific time period, it is called particular partnership. It is called particular partnership. Clear जी? आगे चलें। Such partnership comes to an end on the completion of venture or on the expiry of the period. जी, जो ही वेंचर कंप्लीट होगा यानी पर्पस अचीव होगा या ड्यूरेशन अचीव होगी, पार्टनरशिप खत्म हो जाएगी। आगे चलिए। If the partners decide to continue such partnership even after expiry of specific period or completion of specific venture, then it becomes partnership at will. जी, अगर ये से कंटिन्यू करना चाहेंगे तो क्या बन जाएगी? पार्टनरशिप एट विल बन जाएगी। जी नेक्स्ट एग्जांपल पढ़िए प्लीज, 21-22।
तो फिर विल कैसे हुई बेटे? फिर तो विल ना हुई ना, मेरी मर्जी तो नहीं चल रही, फिर तो कंसेंट ऑफ ऑल द पार्टनर्स है। बिल्कुल कर सकते हैं, तो मैंने कहा उसे जर्नल पार्टनरशिप कहते हैं, विल वाली नहीं कहते। फिर विल में एक फीचर होना चाहिए, एक पार्टनर के, हर पार्टनर के बाद, एक पार्टनर नहीं हर पार्टनर के बाद राइट होना चाहिए कि वो जब चाहे डिसॉल्व कर सकता है। ये एक फीचर है, एडिशनल फीचर। वो जर्नल है, उसमें तो इससे ऐसी पार्टनरशिप तो फिर सब है, फिर पर्टिकुलर भी वही चीज है, कंसेंट ऑफ ऑल द पार्टनर्स। अभी मैं समझाऊंगा कि डिसीजन लेना हो तो कैसे लेते हैं, वो भी छोटा सा उस पर बात आएगी। यही तो एडिशनल फीचर है विल का, यही तो एडिशनल फीचर है कि भाई जिसकी एक की भी मर्जी पे चाहे तो पार्टनरशिप डिसॉल्व हो जाएगी। ऐसा नहीं है, देखो एक तरीका ये भी तो है ना, मैं रिटायरमेंट ले लूं, एक्स के मैं रिटायर हो जाता हूं, लेकिन वो चाहेगा डिसॉल्व हो जाए तो डिसॉल्व हो जाएगी, ये फीचर है उसका। जी बेटे। सर ये ना सेकंड वाला जो पॉइंट है ना, अभी सॉल्यूशन वाला, ये नहीं समझ में आया। बेटा जब चाहेगा मुंह उठा के कह देगा डिसॉल्व, कल से पार्टनर नहीं है भाई, खत्म पार्टनरशिप। कितना मुश्किल है, कौन सा वाला है पर्टिकुलर का? नहीं पार्टनरशिप एट विल। हाँ तो मैं जब कह दूंगा फॉर एग्जांपल भाई मेरी मर्जी पे है, मैं, आप मेरे साथ पार्टनर हो, मैं कल कहता हूँ नहीं भाई बस पार्टनरशिप खत्म, डिसॉल्व करें, ये लीगल नोटिस पकड़ें, बात खत्म, डिसॉल्व, बिजनेस बंद। जी चलें, पर्टिकुलर पार्टनरशिप बेटी, ओ सॉरी विल वाली। Where no provision is made between the partners for the duration of their partnership or for the determination of their partnership, the partnership is called partnership at will. In such partnership, there is no provision as to when the partnership will come to an end. कोई प्रोविजन नहीं है कि कब खत्म होनी है। जी Any partner is free to dissolve the partnership by giving a notice in writing to all other partners of जी, जिसका दिल चाहेगा मुंह उठाएगा और पार्टनरशिप को डिसॉल्व कर देगा। of his intention to dissolve the firm. ठीक है The firm is dissolved as from the date mentioned in the notice. जी, जिस डेट से मेंशन है, अगर 31 अगस्त तो उस डेट से नोटिस से जी, As the date of dissolution. Or वही if डेट ऑफ रेजोल्यूशन समझी जाएगी। Or if no date is mentioned. और अगर आपने कोई डेट मेंशन नहीं की लाइक दिस, As from the date of communication of the notice. तो जिस दिन नोटिस कम्युनिकेट किया, यानी डेट ऑफ नोटिस ही डेट ऑफ रेजोल्यूशन बन जाएगी। जी बेटी आगे पढ़ दें। To dissolve the firm at will is curtailed by अगर आपने ये फीचर खींच लिया या इस पे रिस्ट्रिक्शन डाल दी कि कोई एक पार्टनर डिसॉल्व नहीं कर सकेगा पार्टनरशिप, by agreement, like if the agreement provides that the partnership can be dissolved by mutual consent of all the अगर आपने ये फीचर डाल दिया कि भाई सबकी कंसेंट के साथ ही डिसॉल्व होनी है, only then will it not constitute a partnership at तो फिर ये पार्टनरशिप एट विल नहीं है। ये फीचर ना खींचिएगा, ये फीचर आपने ले लिया हमसे वापस, तो ये विल वाली पार्टनरशिप नहीं रहेगी, जर्नल पार्टनरशिप बन जाएगी, लेकिन विल, पार्टनरशिप एट विल नहीं रहेगी। इज दैट क्लियर? एग्जाम्पल पढ़िए प्लीज 1920। जी डन, सबने पढ़ लीजिए जी। अच्छा जी, अब नेक्स्ट टॉपिक टाइप्स ऑफ पार्टनर। हमने अभी तक पार्टनरशिप की टाइप पढ़ ली, अब टाइप्स ऑफ पार्टनर पे। अगर आप इस चैप्टर को समराइज करो तो आपके पास टेस्ट ऑफ पार्टनरशिप है, उसके बाद टाइप्स ऑफ पार्टनरशिप है और टाइप्स ऑफ पार्टनर है। ये तीसरा टॉपिक है जो लास्ट टॉपिक है कि पार्टनर्स की कितनी टाइप्स होती हैं जी। पहली एक्चुअल पार्टनर, नाम से जाहिर है डे टू डे ऑपरेशन मैनेज करेगा, सारा दिन जलील होगा, सारे काम करेगा बिजनेस के, ठीक है। इसका मतलब ये वो पर्सन होगा जो एजेंट के तौर पे बिहेव कर रहा होगा और प्रिंसिपल को बाउंड कर रहा होगा, या यूं कहूं फर्म को अपने एक्शंस की वजह से बाउंड कर रहा होगा। लेकिन इसमें अब एक छोटी सी बात आ जानी है, वो भी पढ़ते हैं अभी आगे चल के जब स्टार्ट करूंगा। दूसरा जी, स्लीपिंग या साइलेंट, बल्कि एक्चुअल पार्टनर पहले पढ़ते ताकि मैं आपको वो बात समझा सकूं कि थर्ड पार्टी को बाउंड करने के लिए एक बात बहुत जरूरी है। जी प्लीज मेरे लिए पढ़े बेटे, एक्चुअल और ऑस्टेंसिबल पार्टनर। partner who is actively engaged in the conduct of business is called actual or ostensible partner. Such a partner is an agent of all other partners for the purpose of business of the firm. He can bind himself and other partner for the acts done in the ordinary course. सबसे इंपॉर्टेंट बात, इन दी ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस, कि एक पार्टनर अगर ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में बिहेव कर रहा है तो फर्म बाउंड होगी, वरना फर्म बाउंड नहीं होगी। फॉर एग्जाम्पल, मैं अगर यहां पे कोई एग्जाम्पल बनाई हुई है, जस्ट अ मिनट, ये देखें जी। सपोज मैंने लिखा हुआ है एजेंट
अगर बिहेव करता है ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में। ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस क्या है? फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं एक चार्टर्ड अकाउंटेंट फर्म जो है उसका काम क्या है? वो ऑडिटिंग सर्विसेज दे रही है, वो कंसल्टेंसी सर्विसेज दे रही है इन द फील्ड ऑफ टैक्स और कॉर्पोरेट अफेयर्स। यही उसकी 3 डोमेन्स है मेजर जहां वो काम कर रही है। क्या स्टॉक में इन्वेस्ट कराना, क्या क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्ट कराना चार्टर्ड अकाउंटेंट फर्म का बिजनेस है? नेचर ऑफ बिजनेस है? नो। सो ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस क्या है? टैक्स की सर्विसेज, कॉर्पोरेट की सर्विसेज, ऑडिट की सर्विसेज, ये उसके ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस है। और आउटसाइड द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस क्या है? स्टॉक मार्केट की सर्विसेज देना, कंसल्टेंसी देना, ठीक है, क्रिप्टो की सर्विसेज देना या एडवाइसेस देना। मेरी बात समझ आ रही है? ये उसका ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस नहीं है। सो अगर एक एजेंट, अब 3 पार्टनर्स अज्यूम करें वही XYZ, और X बिहेव कर रहा है ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में, किसी ऑडिट सर्विस के ऊपर बात कर रहा है क्लाइंट के साथ या किसी टैक्स सर्विसेज पे बात कर रहा है, तो फर्म, अगर कोई लॉस होता है उस ट्रांजैक्शन के अंदर, उस बिजनेस ट्रांजैक्शन के अंदर, तो फर्म लायबल होगी टू थर्ड पार्टी। देखो 2 तरह की लायबिलिटी है जो हम लोग पढ़ेंगे अब लगातार आगे। एक थी लायबिलिटी टूवर्ड्स थर्ड पार्टी और एक होती थी लायबिलिटी अमंग पार्टनर्स। तो जब हम बात करते हैं लायबिलिटी टूवर्ड्स थर्ड पार्टी, तो मतलब हम बात कर रहे होते हैं कि फर्म लायबल है क्या थर्ड पार्टी को। और जब हम बात करते हैं लायबिलिटी अमंग पार्टनर्स, तो फिर क्या हम ये देख रहे थे क्या एक पार्टनर दूसरे पार्टनर को लायबल है अपने हरकतों की वजह से, क्योंकि एक पार्टनर ने एजेंट के तौर पे बिहेव किया होता। मेरी बात समझ आ रही है? ये ऊपर से देखो XYZ ये तीनों पार्टनरशिप फर्म चला रहे थे XYZ फर्म के नाम से। इनमें से मिस्टर X जो हैं वो डील कर रहे हैं क्लाइंट के साथ से, निशात के साथ डील कर रहे हैं और उनको कोई सर्विसेज एंगेज कर रहे हैं, उनके साथ कोई बिजनेस ट्रांजैक्शन कर रहे हैं। ऐसे ही है, X भी पार्टनर, ये तीनों पार्टनर्स हैं जी। ये पार्टनर क्या कर रहा है? निशात के साथ बिजनेस ट्रांजैक्शन कर रहा है, ठीक है। इस ट्रांजैक्शन में ये मिस्टर X क्या है? एजेंट। और प्रिंसिपल्स क्या हुए? ये बाकी 2। और अगर ये एजेंट ऑडिट फर्म है और ये ऑडिट सर्विसेज के बारे में बात कर रहा है या टैक्सेशन की सर्विसेज के बारे में बात कर रहा है, तो ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस के अंदर बात कर रहा है। और इस ट्रांजैक्शन में अगर निशात को कोई लॉस होता है या फर्म को कोई लॉस होता है, या निशात को कोई लॉस होता है, तो क्या फर्म उस लॉस के लिए जिम्मेदार होगी? यस। तो बस प्रिंसिपल क्या है? प्रिंसिपल ये है कि क्या X ने ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस के अंदर बिहेव किया है? यही उनका नेचर ऑफ बिजनेस है क्या? अपने नेचर ऑफ बिजनेस से बाहर तो नहीं गए। अगर तो विद इन द कोर्स ऑफ बिजनेस ही है तो फर्म लायबल है थर्ड पार्टी को। वो बाद में डिसाइड करते हैं कि आपस में फैसला कैसे करना है, अभी तो हम सिर्फ फैसला कर रहे हैं थर्ड पार्टी का। तो यस, फर्म लायबल होगी। सो मैंने क्या लिखा आगे लिखा लायबिलिटी अमंग देमसेल्फ। अब वापस आते हैं घर की बात। थर्ड पार्टी को हम लॉस दे आए, जिसका फॉर एग्जांपल यहां पे लॉस हुआ से मैं कहता हूं 50,000 का। मिस्टर X ने ट्रांजैक्शन की विद इन ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस, क्योंकि टैक्स की ट्रांजैक्शन है, ठीक है, तो फर्म लायबल होगी। सो XYZ क्या लायबल होंगे? जी बिल्कुल लायबल होंगे। पूरी फर्म ने ये लॉस बियर किया 50,000 का सपोज। अब आ गए घर, तो घर आके देखेंगे ना क्या X की गलती है या नहीं है, क्या X ने अपनी पावर्स के अंदर रहते हुए बिहेव किया, क्योंकि हो सकता है ना ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस के अंदर ही बिहेव किया हो लेकिन पावर्स ना दी हो। जरा गौर करो, इस पे बाद में आता हूं। बल्कि आप मुझे एक बात बताओ, पार्टनरशिप एग्रीमेंट के अंदर अगर X की पावर्स रिस्ट्रिक्टेड है तो क्या ये बात निशात को पता होगी? लेकिन पार्टनर्स को तो आपस में पता है ना कि X की अथॉरिटी नहीं थी, X की अथॉरिटी पे रिस्ट्रिक्शन थी, इसको कहा था सेल नहीं करनी है, सेल नहीं कर सकता, ये क्लाइंट से एंगेज नहीं कर सकता, इसने किया। और हमने एक प्रिंसिपल पढ़ा था थर्ड पार्टी इनोसेंस का, तो वो तो हो गया, हम फंस गए, फर्म तो फंस गई। अब फर्म घर आ रही है, XYZ घर आके बैठ गए हैं थर्ड पार्टी को 50,000 रुपया लॉस भर के। तो फिर सोचेंगे ना, इन ऑर्डर टू डिटरमिन दिस मस्ट कंसिडर द फॉलोइंग, कि क्या X लायबल है या नहीं है। तो इज देयर एनी फॉल्ट ऑन द पार्ट ऑफ द एजेंट? क्या X के बिहाफ X ने कोई गलती की है, कोई फ्रॉड कमिट किया है, कोई विलफुल निगलेक्ट कमिट किया है, या रॉन्गफुल एक्ट कमिट किया? ये तीनों बातें हमने पढ़नी है।
क्या मैं अगर आसान कहूं ये भी तीनों बातें भूल के, क्या कोई फॉल्ट कमिट किया एक्स ने? अगर तो फॉल्ट कमिट किया है तो फिर सारे का सारा जुर्माना कौन भर रहा होगा? एक्स। लेकिन और दूसरा, वेदर एजेंट बिहेव विद इन हिज अथॉरिटी। अच्छा, दूसरी बात अथॉरिटी की भी तो आती है, एक्सप्रेस, इंप्लाइड, अपेरेंट अथॉरिटी। ये बातें हम पढ़ के आए हैं कहां पे भला? चैप्टर 10 के अंदर। एक्सप्रेस अथॉरिटी क्या थी? रिटन और ऑरल। इंप्लाइड क्या थी? बाय बिहेवियर। और अपेरेंट क्या थी? थ्रू पोजीशन। तो क्या उसने अपनी अथॉरिटी के अंदर बिहेव किया? अगर नहीं किया तो वंस अगेन फॉल्ट पे है। मेरी बातें समझ पा रहे हो स्टेप बाय स्टेप? मैं दो लायबिलिटीज डिस्कस कर रहा हूं। पहली लायबिलिटी यहां डिस्कस हो गई। मैं चाहता तो यहीं पे बात खत्म कर देता आपको कह के कि फर्म लायबल है, लेकिन जब एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो वो दोनों लायबिलिटीज के ऊपर आपसे सवाल पूछता है। वो सिर्फ इतना कहने की देर होती है कि वेदर फर्म वुड बी लायबल एंड इफ यस देन विल दैट पर्टिकुलर पार्टनर बियर द लॉस। बात खत्म। उसने दोनों लायबिलिटीज पूछ ली आपसे। उसने ये भी पूछ लिया बताओ लायबिलिटी फर्म की है और क्या पार्टनर लायबल होगा कि नहीं होगा। तो दोनों आंसर्स देने पड़ते हैं आपको। सो मैंने कहा हम जब बाहर की बात कर रहे होंगे थर्ड पार्टी की, तो हम ये देख रहे होंगे क्या ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस के अंदर ट्रांजैक्शन थी और थर्ड पार्टी इनोसेंट थी। ये दो बातें मुकम्मल हो गई तो थर्ड पार्टी की तरफ फर्म लायबल हो गई। फर्म भर जाना बढ़ेगी ये 50,000 रुपए का। ठीक है, एक तो मैंने कहा ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस, ठीक है, और दूसरा इसकी इनोसेंस कि ये इनोसेंट है, इसको नहीं इलम है अथॉरिटीज वगैरह की एक्सेस का और इन चीजों का। इसको तो बस लगता है कि एक्स के पास तमाम अथॉरिटी मौजूद है। मेरी बात समझ पा रहे हो? सो ये दो बातें पूरी हुई, थर्ड पार्टी लायबल कर देगी आप लोगों को, पूरी फर्म को। तो ये तो हो गई लायबिलिटी टूवर्ड्स थर्ड पार्टी। जब घर आओगे तो डिसाइड करोगे बेस्ड ऑन कि क्या एक्स का कोई फॉल्ट था या एक्स के अपनी अथॉरिटी के अंदर बिहेव किया है या अपनी अथॉरिटी से बाहर बिहेव किया है। तो फिर हम जिम्मेदार ठहरा रहे होंगे खाली एक्स को या फिर शेयर कर लेंगे लॉस को। देखो ये 50,000 या तो ये तीनों लोग डिवाइड कर लेंगे, या अगर इन्होंने ये प्रूफ कर दिया कि एक्स की गलती थी तो फिर एक्स बढ़ेगा 50,000। बात क्लियर हुई? अभी मैंने ये तीन बातें नहीं सिखाई, मैंने सिर्फ अभी आपको फॉल्ट समझाया है। मैंने ये तीनों बातें नहीं समझाई क्योंकि ये अगले चैप्टर्स में आनी है। इज दैट क्लियर? और आगे क्या लिखा हुआ है कि एजेंट अगर अपनी अथॉरिटी से ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस से बाहर कोई ट्रांजैक्शन कर रहा है, यही एक्स ट्रांजैक्शन कर रहा है निशात के साथ और उनको कहता है आइए मैं आपको सर्विसेज देता हूं कि क्रिप्टो में डील कैसे करना है, और लॉस हो गया, क्रिप्टो पूरी मार्केट क्रैश हुई और पूरी मार्केट नीचे, क्योंकि हमारी डोमेन नहीं है। अगर करना है तो फिर सारे पार्टनर मिलकर करें कॉन्सेंट के साथ ताकि फर्म लायबल हो। हैं? बेटा करते हैं, मैं कह रहा हूं फिर सब पार्टनर्स को पता होता है कि हम ये सर्विस भी दे रहे हैं। देखो एक पार्टनरशिप बिजनेस क्रिप्टो की सर्विसेज या स्टॉक मार्केट की सर्विसेज दे सकती है, रिस्ट्रिक्शन कोई नहीं है, लेकिन सारे पार्टनर्स को पता होता है हम ये वाला काम भी कर रहे हैं। हम स्टॉक मार्केट, क्या ये जो स्टॉक मार्केट एजेंसीज काम कर रही हैं, जो ब्रोकर काम कर रहे हैं, क्या ये पार्टनरशिप्स नहीं है? ये पार्टनरशिप्स हैं, लेकिन ब्रोकरेज सर्विसेज दे रहे हैं। उन्हें पता है हम यही काम करते हैं, हम इसी में एक्सपर्ट हैं। बात समझ आ रही है? ऑडिट फर्म में आप उठा के देख लो या फर्ग्यूसन को, केपीएमजी को, क्या ये सर्विसेज दे रहे हैं वाली? नहीं। इसका मतलब ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस नहीं है हमारा, हमारी डोमेन नहीं है, हम एक्सपर्ट नहीं है इस काम में। क्लियर हो रही बात की? अच्छा, सो क्या बात कर रहा था? ये क्लियर हो गया मेरा। हेलो, तो आउटसाइड ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस तो क्या फर्म लायबल होगी? नो, फर्म वुड नॉट बी लायबल। तो फिर तो बात ही नहीं आती दूसरी लायबिलिटी की, इस वाली की, लायबिलिटी अमंग पार्टनर्स। क्यों? क्योंकि फर्म लायबल ही नहीं हुई। ये सारा लॉस इधर ही कौन बढ़ा होगा? एक्स। तो फिर तो जब फर्म का लॉस ही ना हुआ तो इस लायबिलिटी का क्वेश्चन ही रेज नहीं होगा। यहां पे फर्म नहीं पे कर रही होगी बल्कि कौन पे कर रहा होगा? एक्स। सिंपल। जब एक्स पे करेगा तो फिर घर आके थोड़ी रिकवर करेगा, क्योंकि फर्म की लायबिलिटी ही नहीं है। ये बात समझ आई है? बिल्कुल है, लेकिन पल्ले से बढ़ेगा, पल्ले से बढ़ेगा, पर्सनल पॉकेट से, पर्सनल पॉकेट से बढ़ेगा। यही तो समझा रहे हैं कि अपना कुछ गलतियां ऐसी हैं जो फर्म की गलती समझी जाएंगी और कुछ ऐसी हैं जो सिर्फ तुम्हारी समझी जाएंगी, तो अपने पल्ले से दो, फर्म नहीं देगी। तो इस केस में ये एक्स ही थर्ड पार्टी को पे कर रहा होगा, तो दूसरा क्वेश्चन ही रेज नहीं होगा। फिर बात समझ आई जी?
ये मैं चाहता तो मैं दूसरी नहीं बताता बात अभी। और आई डोंट नो इसे क्यों इस तरह सेग्रीगेट किया गया, दोनों चैप्टर डिवाइड कर दिए हैं। आधी बातें हम एक चैप्टर में पढ़ रहे होंगे, चैप्टर 12 में, आधी 13 में। तो मैं कोशिश करूंगा मैं दोनों को मिक्स करके पढ़ाता रहूं ताकि आप लोगों को दोनों लायबिलिटीज का आंसर करना आता हो। इज दैट क्लियर? चलो जी प्लीज आगे चलते हैं फिर अगले पार्टनर की तरफ। ये मानने से इनकारी हो गया, इसकी क्या वजह है? प्लीज होल्ड करना। स्लीपिंग और साइलेंट को मैं कंपैरिजन में पढ़ाऊंगा। कैपिटल, अच्छा स्लीपिंग और साइलेंट प्लीज। कैपिटल दोनों इन्वेस्ट करते हैं, प्रॉफिट का शेयर दोनों ले रहे होंगे। मैनेजमेंट की बात आती है पहले डिफरेंस की। स्लीपिंग पार्टनर के लिए ऑप्शनल होता है कि वो मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट करना चाहे तो कर ले, नहीं करना चाहता तो ना करे। जबकि साइलेंट पार्टनर मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट नहीं करता। इज दैट क्लियर? इसके लिए ऑप्शनल है, मे वाला ऑप्शन है, चाहे तो कर ले चाहे तो ना करे। इसके लिए डेड एंड, नहीं जीरो, कर ही नहीं सकता। ठीक, आगे चलते हैं। स्लीपिंग पार्टनर एडमिशन एज अ पार्टनर, यह नो किया हुआ, और साइलेंट पार्टनर को यस किया हुआ। अच्छा, इसका मतलब यह है कि जब ये एडमिट किया जाता है, यानी कि उसको ऐड किया जाता है पार्टनरशिप के अंदर, यानी स्लीपिंग पार्टनर को जब पार्टनरशिप में ऐड किया जाएगा, आप उसे अपना पार्टनर बनाओगे, पब्लिक को उस बात का नॉलेज नहीं होता, पब्लिक को इंफॉर्मेशन नहीं होती कि वो पर्सन आपका पार्टनर है। मेरी बात समझ आई है? फीचर बता रहा हूं बेटे, फीचर बता रहा हूं। ऐसा क्योंकि वो चाहता है कि उसकी आइडेंटिटी को हाइड रखा जाए। वो पार्टनर तो जरूर है, वो तमाम लायबिलिटीज आपके साथ शेयर करेगा, लेकिन वो पब्लिक को अपनी आइडेंटिटी डिस्क्लोज नहीं करना चाहता। जिस तरह आज भी अगर आप फर्म देखोगे, एएफ फर्ग्यूसन, केपीएमजी, तो इनमें तो बहुत अपेरेंट, लेकिन जरा थोड़ा सा नीचे आओ तो आपको बहुत सी ऐसी फर्म मिलेंगी जिसमें लोगों ने सिर्फ अपना नाम दिया हुआ है और कहा हुआ है कि हमारा नाम पब्लिक को डिस्क्लोज नहीं करना आपने। हम आपके पार्टनर जरूर हैं, पैसा इन्वेस्ट करते हैं, लेकिन हम स्लीपिंग रहेंगे, हमें साइलेंट पार्टनर नहीं बनना। इसका मतलब एक फीचर ये हो गया कि साइलेंट पार्टनर का पब्लिक को पता है, बेशक वो मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट नहीं करता, मैनेजमेंट में नहीं है वो, लेकिन पब्लिक को उसका पता है कि ये पर्सन इसका साइलेंट पार्टनर है। मेरी बात समझ आ रही है? तो इसका मतलब ये हुआ कि किसी ना किसी फोरम पे पता होगा। जिस तरह मैं अगर एक मसला बताता हूं, इलियास सईद के अंदर जिस फर्म से मैंने आर्टिकल्स किए हैं, उसके अंदर 7 पार्टनर्स थे, उसमें से कुछ पार्टनर्स साइलेंट पार्टनर्स थे, ठीक है, जो कि इन्वेस्ट किया हुआ था जिन्होंने, लेकिन वो पार्टिसिपेट मैनेजमेंट अफेयर्स में टांग नहीं अड़ाते थे, ना ऑफिस आते थे, लायबिलिटी सारी उसी तरह थी जिस तरह एक पार्टनर की होती है, लेकिन उनका डिस्क्लोजर होता था पब्लिक को। किस तरह हो जाता था? क्योंकि ऑब्वियस बात है, जहां पे लिस्ट ऑफ पार्टनर आती थी वहां पे इलियास सईद की लिस्ट में उनका नाम साथ जाता था। सो पब्लिक को इंफॉर्मेशन मिल जाती थी कि ये बंदा भी इस फर्म का पार्टनर है। मेरी बात समझ पा रहे हो? सो इसका मतलब है कि अगर XYZ में से सपोज बात कर लेता हूं जी, एक्स का इंफॉर्मेशन पब्लिक को अगर है तो कौन सा पार्टनर हुआ? साइलेंट। और अगर पब्लिक को इंफॉर्मेशन नहीं है तो स्लीपिंग पार्टनर। अच्छा, अब जरा सोचिए, एक पर्सन पब्लिक को इंफॉर्मेशन है, सपोज अज्यूम कीजिए ये पर्सन साइलेंट पार्टनर है मिस्टर एक्स, और पब्लिक को नॉलेज है इसका कि ये फर्म का पार्टनर है। मिस्टर एक्स कौन सी फर्म है जी? XYZ फर्म है, इसको तमीज से लिख लेते हैं, XYZ फर्म। पब्लिक को नॉलेज है कि ये बंदा पार्टनर है। सपोज ये रिटायरमेंट ले ले, एक डेट आए, आज की डेट पे 11 अगस्त है जी, 11 अगस्त को मिस्टर एक्स जो हैं ये रिटायरमेंट ले रहे हैं, चले जाएंगे ये आज। क्या इसके बाद से टेक्निकली इनके जाने के बाद से फर्म जो भी ट्रांजैक्शन करे उसमें मिस्टर एक्स लायबल होंगे? एजेंसी रिलेशनशिप टेक्निकली यहां पे खत्म हो जाना चाहिए आज। ना आज 11 अगस्त के बाद ना मिस्टर एक्स की वजह से फर्म बाउंड होने वाली है, ना फर्म के किसी एक्शन की वजह से मिस्टर एक्स बाउंड होने वाला। मेरी बात समझ पा रहे हो? सो इसका मतलब है टेक्निकली तो ये खत्म हो जाना चाहिए, लेकिन अगर ये बंदा नोटिस ना दे रिटायरमेंट का, जाने का ना बताए, इसके आने का पता है, जाने का नहीं बता रहा,
तो देखो दो तरह की लायबिलिटी, फिर सोचो लायबिलिटी टूवर्ड्स थर्ड पार्टी कैसे डिटरमिन हो रही होती थी, कौन से दो प्रिंसिपल थे, एक तो ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस, दूसरा थर्ड पार्टी की इनोसेंस। सो थर्ड पार्टी इनोसेंस और ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस, तो ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस तो चल ही रहा है उनका, लेकिन अब अज्यूम करें कि XYZ फर्म, एक्स नहीं कह रहा, आफ्टर 11 अगस्त से 15 अगस्त को एक ट्रांजैक्शन में एंटर हो जाती है। चलो जी 14 अगस्त कर लो, 14 को छुट्टी कर लीजिए जी, 16 अगस्त कर लेते हैं। 16 अगस्त को एक ट्रांजैक्शन में एंटर हो जाती है विद निशात से। फर्म जो है वो एक कॉन्ट्रैक्ट कर रही है निशात के साथ, एक बिजनेस ट्रांजैक्शन है। निशात के जहन में क्या होगा, किस फर्म के साथ किस फर्म के साथ कर रहा है, XYZ के साथ, जिसमें मिस्टर एक्स भी क्या है, पार्टनर है। देखो हमें ये नहीं देखना कि तुमने बाकी पार्टनर्स को पता है, हमने तो थर्ड पार्टी का लेंस इस्तेमाल करना है, उसकी आईसाइट इस्तेमाल करनी है ये देखने के लिए कि क्या तुम लायबल हो कि नहीं हो। सो थर्ड पार्टी का अगर लेंस इस्तेमाल करें तो थर्ड पार्टी तो देख रही है कि XYZ जो है पार्टनर्स हैं, जिनमें X जो है वो एक साइलेंट पार्टनर है, मैनेजमेंट में अफेयर में पार्टिसिपेट नहीं करता। लेकिन कई दफा बिजनेस में एक पर्सन ऐसा होता है जो बिजनेस का फेस होता है। जिस समय आपको छोटी सी बात समझाता हूं, अखुवत में वो जो डॉक्टर साहब हैं वो फेस हैं। चलें और आसान, अब्दुल सत्तार साहब, ईदी साहब फेस थे ईदी फाउंडेशन का। डोनेशन ईदी फाउंडेशन को नहीं आती थी, ईदी साहब को आती थी। इसी तरह बिजनेसेस के अंदर, पार्टनरशिप के अंदर प्रैक्टिकली देखोगे जाके तो एक फेस होता है जिसकी वजह से बिजनेस आ रहा होता है। जिस तरह बहुत से क्लाइंट इलियास सईद के, ये वो हमारे मुंह पे कहते होते थे जब कभी हम ऑडिट करने जाते थे, तो कहते थे इलियास साहब हमारे उस्ताद हैं, जिस दिन ये दुनिया से गए हम आपसे बिजनेस वापस ले लेंगे। मैं समझाना चाह रहा हूं कि बिजनेस ऐसे चल रहे होते हैं किसी एक पार्टनर के फेस के ऊपर। तो मिस्टर अगर एक्स अगर ऐसा बंदा है तो शायद निशात ये ट्रांजैक्शन मिस्टर एक्स के होने की वजह से कर रहा हो, जबकि वो जानता ही नहीं कि मिस्टर एक्स पार्टनर नहीं रहे, रिटायरमेंट ले चुके हैं 11 अगस्त को। और मेरी बात समझ पा रहे हो, केस स्टडी समझ पा रहे हो। सो 16 अगस्त को जब वो अपना लेंस इस्तेमाल करेंगे निशात का, तो XYZ तीनों लायबल हो जाएंगे। तो एक्स हालांकि रिटायरमेंट ले चुके हैं फिर भी फंस जाएगा, फर्म के एक्शन की वजह से बाउंड हो जाएगा। वो अलग बात है, थर्ड पार्टी को पे करने के बाद जब घर आएंगे तो आपस में सेटलमेंट में कह देंगे कि जनाब मैं जिम्मेदार नहीं हूं, तुम लोग भुगतो। लेकिन टूवर्ड्स थर्ड पार्टी तीनों लायबल है। निशात चाहे तो एक्स के खिलाफ केस फाइल करे, निशात चाहे वाई के खिलाफ केस फाइल करे, निशात चाहे जी के खिलाफ करे, और निशात चाहे तो तीनों के खिलाफ ज्वाइंटली केस फाइल करे। थर्ड पार्टी लेंस है ना, थर्ड पार्टी लेंस में क्लियर है कि भाई मैं इनोसेंट हूं तो ये सामने वाले तीनों जिम्मेदार हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर साइलेंट पार्टनर के आने का पता है तो फिर जाने का भी बताना जरूरी है, वरना फंस जाएगा, फर्म के एक्शन की वजह से बाउंड हो जाएगा। यहां तक समझ आई बात की? जी बेटे क्या फर्म की बिल्कुल हो जाएगी। अब ये देखो एक क्वेश्चन और आया कि साइलेंट पार्टनर चला गया मिस्टर एक्स, डीड रिवाइज होगी, पार्टनरशिप एग्रीमेंट नया बन गया, पार्टनरशिप चेंज हो गई। लेकिन मैंने फिर कहा थर्ड पार्टी के लेंस में आपने आना है, आपने डिसाइड नहीं करना ये थर्ड पार्टी की लायबिलिटी को। लायबिलिटी किसने डिसाइड करनी है? थर्ड पार्टी के लेंस ने। उससे अगर आज भी उसके जहन में आपकी अपेरेंट अथॉरिटी यही है ना, और आपकी इंप्लाइड अथॉरिटी यही है, वो आपसे ट्रांजैक्शन करता आ रहा है, उसको आपकी स्ट्रक्चरल चेंज का नहीं पता। देखो अगर तो तुम पार्टनरशिप डीड रिवाइज करोगे ना तो पब्लिक नोटिस खुद ब खुद हो जाना है, फिर तो वही बात होगी, फिर तो तुमने बता दिया कि भाई अब सलमान एक्स मिस्टर एक्स पार्टनर नहीं रहा। लेकिन अगर मैं कहता हूं उसके नॉलेज में ना आया तो पिलर तो आपका इन दो बातों पे खड़ा कि आप पूरी फर्म लायबल है या नहीं है। पिलर तो ये है, इस बात से तो मैटर ही नहीं करता तुमने आपस में क्या एग्रीमेंट कर लिया। दोबारा बात समझो, XYZ आपस में तीनों एक्स को निकाल के एक नई फर्म बना रहे हैं YZ के नाम से। एक्स को निकाल देंगे, ऑब्वियसली एक्स का नाम भी निकाल देंगे, YZ के नाम से। समटाइम्स तो बिजनेस अपना नाम भी चेंज नहीं करता, क्यों? बिजनेस रेपुटेशन डैमेज होती है बेटा। जैसा इलियास सईद जो है, ये किसी जमाने में इलियास सलीम के नाम से थी, यस,
बड़ी मुश्किल से सलीम को निकाल के सईद फिट किया था कि चलो नहीं समझ आएगी लोगों को, सईद सलीम में मिक्स हो जाएगा काम। लेकिन अगर यही नाम दोबारा आप चेंज करना हो, नहीं करेंगे क्योंकि एक मार्केट रेपुटेशन डेवलप हो चुकी है, लोगों उस नेम से जानते, तुम चेंज करोगे बिजनेस कोलैप्स हो जाएगा अगला आने वाला प्रोस्पेक्टिव बिजनेस। तो लोग नाम चेंज नहीं करते पार्टनर के जाने के बाद भी। तो थर्ड पार्टी को कैसे पता लगेगा? मैं तो इस पॉइंट पे हूं कि थर्ड पार्टी का लेंस है, थर्ड पार्टी ने अपनी सारा फैसला इनोसेंट की बेस पे हो जाना है, ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस और इनोसेंस की बेस पे। इज दैट क्लियर बेटे? अब क्लियर आपका क्वेश्चन? चले। सो जिसके आने का पता है उसके जाने का भी, जिसके आने का पता है उसके जाने का पब्लिक नोटिस देना जरूरी है। हाँ, स्लीपिंग पार्टनर के आने का नहीं पता, पब्लिक नहीं जानती कि ये बंदा स्लीपिंग पार्टनर है, तो जाने का भी ना बताओ तो कोई फर्क नहीं पड़ता। चलें जी जल्दी से बेटे स्लीपिंग पार्टनर पढ़िएगा मेरे लिए। स्लीपिंग और डॉर्मेंट मैंने कहा स्लीपिंग पार्टनर के लिए ऑप्शनल है, यूजुअली वो भी टेकअप नहीं करता, लेकिन ऑप्शनल रखा हुआ है लॉ ने, करना चाहे तो कर सकता है, लेकिन अगर कर जाएगा तो फिर आने का भी पता लग जाएगा, जाने का भी बताना पड़ेगा। साइलेंट के केस में नहीं, उसके पास ऑप्शन नहीं है मैनेजमेंट में आने की, वो मैनेजमेंट में नहीं आ सकता, नहीं आ सकता। जी प्लीज स्लीपिंग पार्टनर पढ़ रहे हैं। इज नॉट नॉन, उसका नहीं पता जी स्लीपिंग पार्टनर का, ठीक है जी प्लीज। हाँ, इसके लिए ऑप्शनल है, वो डिसीजन लेने मैनेजमेंट में अफेयर में पार्टिसिपेट करना चाहे तो कर सकता है, ना करना चाहे ना करे। जी इन्वेस्ट कैपिटल भी इन्वेस्ट करता है और पैसा भी कमाता है। बेशक उसकी आइडेंटिटी सीक्रेट है, बट इसका मतलब हरगिज ये नहीं है जब फर्म डिसॉल्व होने जाएगी और एक लायबिलिटी आएगी और तुम चुप करके बैठे रहोगे कि मुझे आने का थोड़ी पता था। नहीं जनाब, आप लायबिलिटी आपकी एज अ पार्टनर ही है, मींस अनलिमिटेड लायबिलिटी लाइक एनी अदर पार्टनर। इज दैट क्लियर? जी प्लीज। Sleeping partner is not required to give public notice of his retirement and he is not liable for any act done by the firm after his retirement. So, आने का नहीं पता, जाने का भी बताने की जरूरत नहीं है, और फर्म के उस जिस दिन चला गया उसके बाद से फर्म के एक्शन के लिए लायबल नहीं होगा। एग्जाम्पल 24 बेटा जल्दी से पढ़ें। इसको खत्म कर लेते हैं, फिर इस चैप्टर को फिर क्लास क्लोज करते हैं, ठीक है? बस ये खत्म होने वाली है, 2-3 बातें छोटी छोटी रह गई। सॉरी पढ़ाते रहे, बच्चे फौत हो जाने आप, रेस्ट ना रिहा। अच्छा जी जी बिल्कुल, अच्छा जी चाय पिला देते हैं आपको। चलें डन हो गया, चलें प्लीज अब पढ़ लें। आप लोगों ने जाना है बेटी हो? अच्छा चलो प्लीज, अच्छा चलें पढ़ें 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 फिर पढ़ें। एग्जाम्पल 24 फिर आता जी बेटे, आप जंप करके आए साइलेंट पार्टनर, साइलेंट पार्टनर पे आइए बेटे, बस कर दो, बातें मत करो, साइलेंट पार्टनर पे आओ। जी बेटे पढ़िए साइलेंट पार्टनर, बस जी। जी कोई वॉइस नहीं है मैनेजमेंट में, एक्टिव पार्टिसिपेशन नहीं है। जी नेक्स्ट। प्रॉफिट एंड लॉस शेयर करेंगे और फुली लायबल हैं लॉस के लिए। एग्जांपल पढ़िए प्लीज 28, इसमें आपको ये पॉइंट क्लियर हो जाएगा पब्लिक नोटिस वाला। 28 पढ़िए, 28 पढ़ लो, मरासियो पढ़ लो, बस कर दो, पढ़ लो पढ़ लो। कॉन्ट्रैक्ट वाली इसके बाद कर लें अभी। अच्छा जी पढ़ ले कॉन्ट्रैक्ट वाली लाइन बेटे, बस आज। Then before is it? अच्छा जी प्लीज मुझे दिखाओ, कहाँ लिखा कहाँ हुआ ये, मुझे आपकी पूरी बात समझ नहीं आई एक्चुअली। दिखा दो कोई मसला नहीं। किधर बेटे किधर? नहीं सब सेक्शन कौन सा बेटे, कौन से वाली? 32 का कौन सा? 32 सेक्शन का कौन सा सब सेक्शन? सब सेक्शन कौन सा है? अच्छा
सर ये स्लीपिंग पार्ट बेटा एक मिनट सर. With this chapter, many liable 23rd party for acts of the firm done before you. जी ठीक है, ठीक है, मैं ये आपको बाद में समझाता हूँ, वरना मैं अभी बता दूंगा ये आधे बंदे और परेशान हो जाएंगे मजीद. सर ये आप जी प्लीज. स्लीपिंग और जो ये आप साइलेंट पार्टनर है उसके अंदर मेजर डिफरेंस ये लिखा हुआ है तो एग्जांपल्स देखो उसके अंदर लिखा हुआ है पहले एग्जांपल में स्लीपिंग जो पार्टनर है ना वो बाहर वालों को भी मतलब शो होगा. हाँ देखो मैंने लिखे तो इसमें क्लियर प्रॉब्लम कहाँ आ रही है? मुझे ना एग्जांपल में प्रॉब्लम कौन सी वाली? एग्जांपल दोनों को कंपेयर करें ना 28 जो 28 पढ़ता हूँ मैं, 28 पढ़ देता हूँ. आफ्ताब बादल है, ओ माशाल्लाह, आफ्ताब बादल एंड चांद, सुभान अल्लाह, क्या शायराना तबीयत हुई हुई है उसकी. स्टार्टेड अ बिजनेस ऑफ ट्रेडिंग इन लाइट बल्ब्स टुगेदर अंडर द नेम ऑफ solar traders. They decided to share profit equally and the business will be managed by Aftab. Aftab पूरा मैनेज करेगा बिजनेस को only, and Badal and Chand will not take part in active part in the management. और बाकी दोनों पार्टनर पार्टिसिपेट नहीं कर रहे. Although their existence shall be known to the outsider. इनके आने का पता है लोगों को, हाँ पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हो. ठीक है, तो कौन से पार्टनर हैं? सो वो कहते हैं बादल चांद आर साइलेंट पार्टनर्स. उसने एग्जाम्पल नहीं दी, उसने समझाया सिर्फ दोबारा कॉन्सेप्ट को, इस कॉन्सेप्ट को प्रोविजन में नहीं समझाया, लेकिन यहां पे आके समझा दिया एग्जाम्पल में. और 24 में वो कहता है कि लोगों को नहीं पता. हाँ सीक्रेट है उनसे, तो अगर नहीं पता उनके आने का तो वो कौन सा पार्टनर है? स्लीपिंग पार्टनर है. चलें जी प्लीज नेक्स्ट पार्टनर पे आइए. सब पार्टनर, प्लीज नेक्स्ट पार्टनर पे आइए. सब पार्टनर क्या है जी? बेटा देखो, एक पार्टनर अपना पार्टनरशिप राइट ट्रांसफर कर सकता है. मतलब मैं 40% का शेयर होल्डर, 40% का पार्टनर हूं, मेरा प्रॉफिट में 40% शेयर है, क्या मैं ये ट्रांसफर कर सकता हूं किसी को? तो मैंने एक बात समझाई थी, कैसे कर सकूंगा? म्यूचुअल कॉन्सेंट ऑफ ऑल द पार्टनर्स. यानी अगर मेरे बाकी पार्टनर राजी हो जाएं तो मैं अपना 40% का शेयर किसी स्ट्रेंजर को भी हैंडओवर या सरेंडर कर सकता हूं अपना प्रॉफिट का शेयर. मेरी बात समझ आ रही है? सो अगर मैं कहता हूं कि कुछ रेशो ऐसी है, सलमान एक्स और वाई, सलमान का 40% है, एक्स का 40% है और 20% जी शेयर करता है. बेटा सलमान इन दोनों की इजाजत के साथ अपना ये शेयर किसी भी स्ट्रेंजर को फॉरवर्ड कर सकता है. क्या ये स्ट्रेंजर 40% इसको अपना प्रॉफिट शेयर दे दिया, क्या ये पार्टनर बन जाएगा? टेक्निकली नो, ये बंदा पार्टनर नहीं है. पार्टनर कौन रहेगा? सलमान ही रहेगा. और अगर मैं ये कहूं कि लायबिलिटीज, अनलिमिटेड लायबिलिटी का जो कॉन्सेप्ट है या राइट एंड ड्यूटीज हैं, वो किसकी रहेंगी? सलमान की. ये सिर्फ एंजॉय करेगा इस प्रॉफिट शेयर को. ये ट्रांसफरर बन गया और ये ट्रांसफरी, जिसको राइट ट्रांसफर किए गए विद द कंसेंट ऑफ ऑल द पार्टनर्स. इस पार्टनर को नाम दिया जाता है, इस पर्सन को नाम दिया जाता है, स्ट्रेंजर को सब पार्टनर. कहने को हम इसे सब पार्टनर कह रहे हैं, बिल्कुल हो सकता है कहने को हम इसे सब पार्टनर कह रहे हैं, लेकिन ये असल में टेक्निकली पार्टनर नहीं है. इज दैट क्लियर? चलें पढ़िए बेटी सब पार्टनर. आप वैसे एक्चुअली देखा जाए तो इट्स अ थर्ड पार्टी. बिल्कुल जी बेटा पढ़िए सब पार्टनर. When a partner agrees to share his profit derived from the firm with a stranger, that stranger is known as sub-partner. A sub-partner is in no way connected with the firm and cannot represent himself as a partner of the firm. He has no right against the firm, nor he is liable for the act of firm. जी दोनों बातें समझ आ गई सारी. ये पार्टनर नहीं है, फर्म के किसी एक्शन के लिए जिम्मेदार नहीं है, कोई म्यूचुअल एजेंसी रिलेशनशिप एग्जिस्ट नहीं करता. ये बंदा एंजॉय करेगा सिर्फ बेनिफिट. क्लियर? आगे चलूं. एग्जाम्पल 27 प्लीज पढ़िए. जी बेटे.
हाँ हाँ, लॉस का शेयर भी वैसे से मिलता है, क्योंकि जहां प्रॉफिट का शेयर ले रहा था अगर लॉस हो गया तो ऑटोमेटिकली इसको ट्रांसफर हो जाएगा। लेकिन वो जो लॉस है ना, ये ट्रांजैक्शनल लॉस है, डिसोल्यूशन लॉस नहीं है, वो उसी का। जी बेटे, Adil and Kashif are partners in a firm. The terms of the agreement are that they will share profit in the ratio of 3-2. 3 Adil ka, 2 Kashif ka. Unknown to Kashif, Adil further agree with his friend Adnan to share half of his individual share from partnership with Kashif. With Kashif? अच्छा, unknown to Kashif with ये गलत होगी एग्जांपल कहीं पे। अदनान को देना चाह रहे हैं बेटा, उसने लिखा है ना, unknown to Kashif, Adil further agree with his friend Adnan to share half of his individual share from partnership with Adnan. और वो कहता है आगे Adnan is a sub partner. नहीं जनाब, सब पार्टनर नहीं है, consent of all partners required थी। काशिफ को पता होना चाहिए, फिर वो सरेंडर कर सकता है। तो इसे करेक्ट कर लें प्लीज, ये गलत है। बेटी ठीक आइडेंटिफाई किया, ये ठीक नहीं है। चलिए जी आगे चलते हैं प्लीज। नेक्स्ट जी, पार्टनर इन प्रॉफिट ओनली। नाम से जाहिर है ऐसा पार्टनर हो सकता है जो कहे मैं लॉस शेयर नहीं करूंगा, सिर्फ प्रॉफिट शेयर करूंगा। जो बिल्कुल हो सकता है वो, लेकिन क्या वो डिसोल्यूशन के टाइम पे भी अनलिमिटेड लायबिलिटी से बच जाएगा? नो, वहां पे उसकी लायबिलिटी क्या रहेगी? चलें बेटी पढ़ते हैं जल्दी से। Shall get a share of the profits only, and that he shall not be liable to contribute towards the losses, but for third party he is liable for all the debts of the firm. जी क्लियर। थर्ड पार्टी के लिए उसकी लायबिलिटी क्या रहेगी? अनलिमिटेड रहेगी, बेशक वो ट्रांजैक्शनल लॉस शेयर नहीं कर रहा है। एग्जाम्पल 26, क्या चीज? हाँ बिल्कुल, एग्जैक्टली। तो फिर हो गया नुकसान। इसलिए तो कह रहे हैं थर्ड पार्टी को नुकसान नहीं होना चाहिए, उसको फुलफिल कर दो। बाद में आपस में जो तुम्हें प्रॉब्लम्स है ना, वो उसमें तुम्हारा नुकसान हो जाए, वो हमें मैटर नहीं करता। बेशक तुमने ये तय किया हुआ है मैं लॉसेस शेयर नहीं करूंगा, लेकिन थर्ड पार्टी को देने के बाद पता लगे ये सामने वाला तो दिवालिया हो गया, अब इससे कैसे लूं, तो ये तुम्हारा घर का मामला है। थर्ड पार्टी को नुकसान नहीं होना चाहिए। जी प्लीज आगे। जी नेक्स्ट क्या है जी? पार्टनर बाय एस्टोपल। ये आखिर में पढ़ूंगा, ये एक ही करवाऊंगा ताकि अगले चैप्टर के साथ लिंकअप हो जाए। नॉमिनल पार्टनर, लास्ट नॉमिनल पार्टनर। बेटा नॉमिनल पार्टनर एक ऐसा पार्टनर है जो ना कैपिटल लेकर आ रहा है, ना प्रॉफिट लेगा, सिर्फ अपने आने के पैसे लेगा, रॉयल्टी जिसे कहते हैं। जैसा फॉर एग्जांपल मैं कहूं तुम रिटायर्ड जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट को कहो कि आप मेरे पैनल पे आ जाएं, उनके पैनल पे लिखने से ना, सिर्फ उनका बोर्ड पे नाम लिखने से तो मल्टीपल केसेस ऐड हो जाएंगे, जो कि लोगों को होगा कि यार अच्छा ये पार्टनर है। एम आई राइट? एक पर्सन की रेपुटेशन इतनी स्ट्रांग है कि उसके इंक्लूजन से, आपकी पार्टनरशिप में आ जाने से आपके बिजनेस को 4 चांद लगने वाले हैं। ऐसे पार्टनर सिर्फ अपना नाम लैंड करता है आपको, ना वो पैसा लगाता है, ना वो प्रॉफिट शेयर लेता है, वो आपका नाम अपना इन्वेस्ट करता है और उसके बदले आपसे पैसे लेता है। मैं आसान बात समझाऊं तो आपने देखा होगा कासिम अली शाह साहब की एसोसिएशंस कितनी लोगों के साथ होती जा रही हैं, ऐसा है? आपको क्या लगता है मुफ्त में करते हैं? पैसे मिलते हैं उनको, रॉयल्टी मिलती है, वो अपना नाम लैंड करते हैं उनको, क्योंकि उनको ये पता है कि मैं इसके साथ शेक हैंड करूंगा तो मेरा जितना फॉलोअर है उन तक पहुंच जाएगा। मेरी बात समझ? एफिलिएट मार्केटिंग भी वैसे यही चीज है, ठीक है? आपके जो लोग हैं, जो एक्टर एक्ट्रेसेस हैं, जो भी, वो यही काम कर रहे होते हैं, ब्रांड को प्रमोट कर रहे होते हैं। तो इनफैक्ट समझाने चाह रहा हूं, अपना नाम लैंड कर देता है अपना पार्टनर को, लेकिन इनफैक्ट पार्टनर नहीं बनता। लेकिन अब पॉइंट ये है, आप नॉमिनल पार्टनर अगर बन गए हो तो फिर याद रखना, आप बेशक कैपिटल नहीं लेके आए, आप प्रॉफिट शेयर नहीं कर रहे, लेकिन थर्ड पार्टी को पता है कि आप पार्टनर हो, तो आपकी लायबिलिटी क्या होने वाली है? अनलिमिटेड, लाइक एनी अदर पार्टनर। यानी नाम लैंड करना इतना बड़ा प्रॉब्लम है। मेरी बात समझ आई है? चलें प्लीज जरा आइए। ट्रू, एक टाइप है ना, आप चार्जेस ले लेते हो, आप पार्टनरशिप आप प्रॉफिट नहीं लेते, आप चार्जेस भाई मैं इतनी रॉयल्टी लूंगा पर मंथ, तो ये पार्टनरशिप का नहीं है, लेकिन इस सेंस में नहीं है, लेकिन नॉमिनल पार्टनर तो बन गया ना। लॉ ने एक क्वेश्चन तो रखा हुआ है ना, रिलैक्सेशन रखी हुई है। जी प्लीज पढ़िए नॉमिनल पार्टनर। जी बेटे पढ़े। जी पढ़े। चले पढ़ ले बेटे।
बेटा इसको बेहतर करो, दोबारा वापस करो, इसको दोबारा बेहतर करो। A partner who does not contribute any capital or share In profit but lend his name to the firm is called a nominal partner. He along with other partner is liable to the outsider for all the debts of the firm. वो फर्म के तमाम डेट्स के लिए अनलिमिटेड लायबिलिटी रखता है। एग्जाम्पल 25 पढ़िए जी बेटे। किसके एसेंशियल्स पूरे हो रहे? बेटा म्यूचुअल एजेंसी रिलेशनशिप, कासिम साहब एसोसिएशन करेंगे तो आपको लगता है कि कासिम साहब बच पाएंगे बाद में? रिसेंटली उनका मैं एक एसोसिएशन देख रहा था, किसके साथ कोई रिसेंट कोई अच्छी एसोसिएशन बताओ। हाँ, मेरा ख्याल है उन्होंने ई कॉमर्स के अंदर साकिब अजहर के साथ एक एसोसिएशन क्रिएट किया, उन्होंने रिसेंटली एक पार्टनरशिप किया है, एक MOU साइन किया है। तो इनफैक्ट क्या है, अपने फॉलोअर सारे शिफ्ट करना चाह रहे हैं उस तरफ। बात समझ आई है? तो आपको लगता है कासिम साहब बाद में बच जाएंगे अगर साकिब अजहर साहब कुछ ऐसा वैसा करें तो? नाम आएगा, नाम आएगा। देखो लोग आपके नाम पे ट्रस्ट करके आगे जा रहे होंगे। सो म्यूचुअल एजेंसी रिलेशनशिप तो है, आप बिहेव कर रहे हो तो आपके बिहेव करने पे प्रिंसिपल बाउंड होगा। आप साकिब अजहर जो भी बिहेव करेगा प्रिंसिपल फंसने के चांसेस बहुत ब्राइट हैं। इज दैट क्लियर? क्लैरिफाई कर देंगे, लायबल नहीं है, नहीं ऐसा नहीं हो सकता, ये डीड गलत होगी फिर। इफ यू आर गोइंग अगेंस्ट द प्रोविजन ऑफ पार्टनरशिप एक्ट 1932, तो डीड में फिर आपकी डीड टू दैट एक्सटेंड इज वॉइड, इस हद तक गलत होगी, बाकी ठीक है। तो फिर क्या ऐसा किया जा सकता है कि उस नॉमिनल पार्टनर को बचाया जा सके, यानी उसको शामिल ही ना करो, उसको एम्प्लॉय रख लो। मल्टीपल रास्ते अवेलेबल हैं बेटे। ले जी बेटा, देखो हर जगह पे स्पेशल प्रोविजन अलाउ नहीं होती कि आप यहाँ पे जहां दिल करे बना लें। कुछ ऐसी प्रोविजंस होंगी जहां पे जिनके लिए स्पेसिफिकली एक्ट के अंदर लिख दिया गया है कि अगेंस्ट दैट प्रोविजन अगर आपने कुछ बिल्टअप किया तो वो वॉइड होगा। जैसा कंपनी लॉ भरा पड़ा है इसी बात से, आप जब पढ़े होगे कि यार मैंने जो कह दिया इससे बरक्स तुमने कुछ बनाने की कोशिश की तो वॉइड होगा, तो ऐसा भी होता जी। इसके साथ ये चैप्टर खत्म हो गया जी। अजी बिरयानी इस वक्त कहाँ मिलनी है? चाय मिल सकती है। क्या 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 लास्ट टाइम चाय समोसा हो जाएगा, वो चल जाएगा। ब्रेक लेनी है कि क्या करना है आप लोगों ने? और वो तो मैं खिला दूंगा गरीबों। मैं ये पूछ रहा हूं कि क्लास कंटिन्यू करें, इसके बाद 5-10 मिनट की ब्रेक ले लो, 10 मिनट की। मैं दोबारा 10 मिनट बाद आ जाता हूं, तब तक आपके लिए चाय समोसे का अरेंज कर देता हूं। बिरयानी इस वक्त नहीं मिलनी पुत्र, वो ये लोगों ने चाय से भी जाना है मुझे लग रहा है। मैं 1 मिनट देख लूं, 1 मिनट के लिए ऑफ कर लो।